student, myself Vinita Sharma. Welcome to online classes SSC English Secondary. जैसा कि मैं आपको पढ़ाई रही हूँ क्लास 8 4 चैप्टर अपना हिस्ट्री का चला आ रहा है कि रूलिंग द कंट्री साइड। ये मैंने पहले भी बताया है कि कंपनी है, यहाँ पे कंपनी ने सबसे पहले जो हमारे इंडिया में आई, कंपनी ट्रेड करने के लिए आई। फिर जो बहादुर शाह जफर दिल्ली का जो शासक था उसने बंगाल में मतलब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित किया, तो बंगाल का दीवान बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवान यानी उसकी सारी फाइनेंशियल हिसाब किताब पैसा वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी। और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा मतलब जो उन्होंने दीवान बनाया बहादुर शाह जफर ने, तो उसके एवज में ब्रिटिश उनको अपने हर महीने या हर साल उनको पैसा देते थे। और इसके अलावा ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में जैसे वहाँ पे टैक्स लगाने लग गई, ठीक है। और वहाँ के राजा को भी ईस्ट इंडिया कंपनी महीने के महीने पेंशन देती थी, उसके एवज में पेंशन देती थी। और उसके एवज में उनको यह अधिकार मिल गया था कि वो वहाँ पर जो भी है ना फसल उगती है या व्यापार होता है उसमें वो टैक्स लेती थी। और वो इतने अब धीरे धीरे उतना हाई टैक्स कर दिए थे कि लोगों को देना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सिस्टम चेंज किया। और मैंने पहले आपको बताया जैसे कि मुंडो सिस्टम आया, ठीक है। उन्होंने साउथ में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश वालों ने एक कलेक्टर नियुक्त कर दिया बंगाल में, जो विलेज जाकर वहाँ की फसलें साइड देखता कि इसमें कितना प्राइस है, उस हिसाब से वो टैक्स लगाते थे। और वहाँ पर एक हेडमैन को भी नियुक्त किया गया जो वहाँ की सारी एडवाइस उनको कलेक्टर को देता था। और कलेक्टर जाकर देखते कि कहाँ पे कैसी फसल है, कहाँ पर कितना प्राइस हमें टैक्स मिल सकता है। फिर वो आगे जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को सारी लिखा पढ़त करते थे। उसी के हिसाब से मैं आपको जैसे उन्होंने जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड, एक तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ जो व्यापार था उसको ठप कर दिया। यहाँ से हमारे जो कच्चा माल होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वहाँ ले जाती थी ब्रिटेन में, और वहाँ पे तैयार माल करके और इंडिया में बेचती थी, वो भी बहुत ज़्यादा रेट में। अब हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या और किया। तो क्रॉप और यूरोपियन यानी कई क्रॉप्स होते थे, फसलें होती थी, वो यूरोप वालों में जाती थी, मतलब यूरोप में जाती थी। The British found farmer to protect other commercial crop, यानी अब ब्रिटिश वाले ये कहने लगे कि ऐसे क्रॉप उगाओ जो कमर्शियल हो, जिसमें हम बेच सके, हमें बहुत ज़्यादा फायदा और भाग मिल सके। यानी ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने क्या बोला कि ऐसे फार्मर लोगों को ऐसे प्रोड्यूस करने को कहा फसलें जो कि कमर्शियल हो, जो कि उन्हें फायदा हो, ठीक है ना। जैसे जूट इन बंगाल की, बंगाल में कहा गया कि जूट, ठीक है ना। उसके बाद टी इन आसाम, आसाम में उन्होंने कहा कि यहाँ चाय बहुत ज़्यादा हो सकती है जो हम बाहर ले सकते हैं, तो वहाँ पे वीट इन पंजाब और राइस इन मद्रास। यानी कि ऐसी ऐसी जगह उन्होंने देखा कि जूट सबसे ज़्यादा बंगाल में हो सकता है और उसको वो बाहर बेच सकते हैं। तो जूट के लिए बंगाल, चाय के लिए टी इन आसाम, चाय के लिए उन्होंने आसाम में कहा, वीट इन पंजाब, वीट के लिए पंजाब में, और राइस इन मद्रास। ना उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह के लिए हर क्रॉप्स बता दी कि यहाँ पे ये ज़्यादा उगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाओ जिससे कि हम उसको बाहर बेच सकें। By 13th century इंडिया इंडिको और यूज इन इंडिको क्या है, एक तरह से हम आपको कह सकते हैं फ्लावर होता है ये कलर का, वेलवेट मतलब एकदम ब्लू कलर में या रानी कलर का एक फ्लावर होता है।
मतलब इंडिया से वो पूरा ब्रिटेन में मतलब सबसे कम दामों में ब्रिटेन वाले अपने यहाँ बेचते थे। और वहाँ से वो लोग क्या करते थे, हाई प्राइस में अदर कंट्री में जैसे फ्रांस में, इटली में वहाँ बेचते थे। और यही पौधा हमारे यहाँ उगता था, वो ले जाते और वहाँ से वो कलर करके क्लोथ में डाई करके हमारे यहाँ उसी क्लोथ को बहुत ही महंगे दाम में बेचते थे। ठीक है। Many Englishmen and officials left job and came to India and become plants of indigo। लगे इतना अच्छा पैसा, लगे प्लांट से इतना पैसा मिलता था कि कई इंग्लिशमैन, कई जो ब्रिटेन के लोग थे वो ऑफिशियल जॉब उन्होंने छोड़ दी और वो यहाँ पे इंडिया आए और उन्होंने इंडिगो की प्लांटिंग शुरू कर दी। यानी इससे इतना फायदा हो रहा था कि ब्रिटिशमैन इंग्लिशमैन उन्होंने अपनी इतनी अच्छी जो जॉब है या कोई ट्रेड कर रहा है या व्यापार कर रहा है वो सब छोड़ के इंग्लैंड से इंडिया आए और यहाँ पर उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी इंडिगो की प्लांट की, जिससे कि वो यहाँ से ये अपने ले जा सके बाहर और महंगे भाव में बेच सके। बिटवीन 1783 और 89 का प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन वर्ल्ड सेल बाय लॉन्ग लैब। मतलब कहते हैं कि 1783 और 1789 में ये जो प्रोडक्शन था इंडिगो वो पूरे वर्ल्ड में बहुत कम हो गया था। ओनली इंडिया था जिसमें इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने क्या किया, इस यहाँ पे सिर्फ इसकी खेती को उन्होंने किया और पूरे वर्ल्ड में कम हो रहा था तो इसके दाम ऐसा भी बढ़ रहा था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या करती कि वो जो यहाँ के प्रॉपर हम इंडियन के उन लोगों से सस्ते में लेके अपने ब्रिटेन ले जाती और अदर कंट्री, अदर वर्ल्ड में अदर कंट्री को महंगे भाव में बेचती थी। और वहाँ के लोग भी आकर क्या करें, वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, इंग्लिशमैन थे, ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी और जो भी वो बिजनेस करते थे वो छोड़ के इंडिया में आए और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इंडिगो की प्लानिंग शुरू कर दी। ठीक है, प्लांट शुरू करते, जमीन खरीद ली और प्लांट शुरू करते और यहाँ पे वो उगाते और वो अपने ब्रिटेन ले जाते और पूरे वर्ल्ड में महंगे भाव में बेचते। लेकिन जो हमारे लोकल वर्कर थे या लोकल फार्मर थे उन लोगों से हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बहुत ही सस्ते दामों में इंडिगो नाम का पौधा ले लेते थे और उसको पूरे वर्ल्ड में बेचते थे बहुत महंगे दाम में। और यहाँ तक कि हमारा ही पौधा, हमारा ही कलर वहाँ जाकर उन कपड़ों में कलर किया जाता था, वही कपड़े हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ही महंगे दाम में बेचते थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा प्रोडक्शन के लिए बोला जो कमर्शियल ग्रो हो, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो, वो इंडिया से लेकर जाए और पूरे वर्ल्ड में बहुत महंगे भाव में। क्योंकि उन्होंने कहा कि जूट बंगाल में होती है तो उन्होंने बंगाल में जूट के लिए ही कहा कि ये फसल ही हर कोई उगाएगा, उसके अलावा दूसरी फसल कोई नहीं उगाएगा। टी है आसाम में चाय आपको पता है बहुत ही अच्छी किस्म की पैदा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो उन लोगों ने कहा कि आसाम में अदर खेती नहीं होगी, अदर क्रॉप्स नहीं होगी, ओनली हर कोई आसाम में टी उगाएगा। उसके अलावा वीट है, गेहूँ है, वो पंजाब में बहुत होते हैं तो पंजाब वाले एरिया में उन्होंने कहा कि ओनली गेहूँ उगेंगे। और राइस है, वो मद्रास में बहुत होते हैं। और ये सारी चीज़ें, जूट है, चाय है, वीट है, राइस है और इन लोग को हमारा जो पेड़, ये सब सस्ते दामों में ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ से ले जाती थी। और वो भी अच्छी क्वालिटी का, जो लोअर क्वालिटी का होता था वो तो वो रखती थी, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होता था वो बाहर अदर कंट्री में बेचती थी और वहाँ से और हमें बहुत ही महंगे दाम में यहाँ देती थी। तो इस हिसाब से हमने देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ का सारा ट्रेड खराब कर दिया, व्यापार खराब कर दिया और यहाँ के लोग धीरे धीरे एक तरह से पुअर होते गए, क्योंकि हमारी फसल होगा नहीं सस्ते भाव में हम उनको बेचते, वही फसल को वो महंगे भाव में वहाँ पे अदर कंट्री में बेचते थे। और यहाँ तक कि कई लोग यहाँ आकर भी हम कह सकते हैं कि उसी फसल को जमीन खरीद कर वो फसल को मतलब फसल बनाते और वो ले जाते। यानी हम कहते हैं कि एक तरह से जो ये कंपनी थी उन्होंने एक तरह से पूरी फसल है, क्रॉप है, इसमें अपना आधिपत्य जमा लिया था हर जगह। और हमारे जो किसान थे वो दिन ब दिन बहुत ही गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि उनको अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता था।
वो यहाँ पे सस्ते दामों में, और ऊपर से तो एक तो सस्ते दामों में ले जाते थे, ऊपर से टैक्स और उनको लगाते थे। मतलब फसल भी दो सस्ते दामों में और उन फसलों के ऊपर टैक्स भी वो लगाते थे। तो इसका मतलब वो डबल फायदा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हो जाता था और हमारे किसानों को लॉस ही लॉस होता था। तो वो क्या होता था, बंगाल का एक टाइम ऐसा है कि बंगाल का पूरा ट्रेड जो वर्ल्ड फेमस था वो पूरा पतन में हो गया, क्योंकि जो भी फायदा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। पैसे में ले लो, फसलों में ले लो, अच्छी फसल है वो, या पैसे में, और हमारे जो यहाँ के जो अच्छे व्यापारी थे वो एकदम नीचे आ गए। तो इस तरह से हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमेशा हमारे इंडिया को ही एक तरह से पूरा एक मतलब पैसा यहाँ से ले जाकर फॉरेन में चले गए। तो यानी आज हमने पढ़ा है क्रॉप्स के बारे में, कौन कौन सी क्रॉप्स को उन्होंने कहा है कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाने को उन्होंने जोर दिया है, जैसे चाय है, टी है, जूट है, व्हीट है, राइस है, मक्का। उसके अलावा पर्टिकुलर एक जो पौधा है वो इंडिगो है, वो इटली, फ्रांस, ब्रिटेन यहाँ ले जाया जाता था डाई करने के लिए क्लोथ में, और वैसे ही बहुत ही हाई प्राइस में वहाँ बेचा जाता था, लेकिन हमारे यहाँ से लो प्राइस में ले जाया जाता था। ठीक है, और मतलब कह सकते हैं कि 100 में से 95% इंडिगो इम्पोर्ट होता था ब्रिटेन में, बहुत ही कम दाम में, और कई इंग्लिश में यहाँ पर अपनी नौकरी और अपना ट्रेड छोड़ के आए और हमारे यहाँ जमीन लेकर इन्होंने इंडिगो नाम के प्लांट की शुरुआत कर दी। और 1789 में इसका प्रोडक्शन मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत कम होता था, हमारे इंडिया में होता था, लेकिन हमारे इंडिया में कम दामों में लेकर वहाँ महंगे दामों में बेचते थे, और उसका ही कलर डाई करके उन कपड़ों को हमारे यहाँ महंगे दाम में बेचते थे। इस तरह से हमने देखा कि उनकी जो नीति थी वो बहुत ही खराब थी। ठीक है ना, अब ये चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके आगे मैं अगली बार पढ़ाऊंगी। अब आप